नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्षा इस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे में 11। आज का जो टेस्ट है वो गुप्त काल है, तो अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। बाकी मैं कल का बता दूं, कल का जो टेस्ट होने वाला है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का। आप लोग सुबह 11 बजे आ जाइएगा कल के टेस्ट में। टेस्ट डेली 11 बजे शुरू होता है सुबह के, तो आप लोग डेली सुबह 11 बजे आ जाया कीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट जो है प्राचीन इतिहास का गुप्त काल। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आइए 25 प्रश्न है, ये सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं एक एक करके, और आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आते रहेंगे, आप लोग भी उसके उत्तर वगैरह देते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। लाइव चैट में को सुबह 11 बजे हैं, तो आप लोग लाइव चैट में आके उत्तर दे सकते हैं। अगर जो बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके उत्तर इनके देते रहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप उत्तर देते समय मान लीजिए मैंने बताया पहले का डी सही है, पहले का बी सही है, तो उनको रिपीट मत किया कीजिए। पहले का डी सही है तो कई बार आप डी 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 करके लिख देते हैं, तो उससे थोड़ा सा वो कमेंट जो है वो रिव्यू में चला जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मान लो पहले का बी सही है तो सिर्फ 1 का बी लिख दीजिए, बाकी आप उसके नीचे आप और भी उसके बार बार रिपीट मत कीजिए शब्दों को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख से किसे गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आप लोग दीजिए। तो इसके अनुसार हम देखेंगे तो वैसे तो आप जान रहे हैं गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम राजा घटोत्कच को बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो जो देखेंगे तो आप बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाकी आइए देखते हैं। ये घटोत्कच दूसरा था, मतलब कि गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच था। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल 12 मीर कौन थे। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसमें 12 मीर को देखेंगे तो खगोलज्ञ थे। बाकी जैसे जादूगर वेताल भट्ट थे, व्याकरण यज्ञ जो व्याकरणज्ञ थे वो वररुचि थे, वास्तुकार शंकु थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी सही है, खगोलज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने चांदी के सिक्कों पर सकारी शब्द उत्कीर्ण करवाया। तो सकारी शब्द किसके चांदी के सिक्कों पर हमें देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आप लोग उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का उत्तर आपको टाइम मिलेगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो बी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को हराने के उपलक्ष्य में कह सकते हैं कि सकारी मतलब शकों का अंत करने वाला, इसकी अपने चांदी के सिक्कों पर सकारी शब्द उत्कीर्ण करवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। इसमें दिया हुआ पहला तथ्य है, कूट के आधार पर उत्तर देना है। पहला तथ्य दिया हुआ है, गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के प्राप्त होते हैं। दूसरा है, कुमार गुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने सर्वाधिक संख्या में मुद्राएं जारी की। बताइए। तो इसका जो उत्तर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। आपको बता दें कि गुप्त वंश में प्रथम सर्वाधिक संख्या में सिक्के अभिलेख वगैरह सभी सिक्के मिलते हैं। सिक्कों की बात करें तो करीब 600 से ज़्यादा सिक्के इसने चलवाए थे, तो दोनों तक सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 है, गुप्त वंश का कलंक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का कलंक जो है वो रामगुप्त को माना जाता है। तो आप लोग स्टोरी पढ़िएगा ध्रुव स्वामिनी की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा रामगुप्त थे, इनके ऊपर शकों ने हमला किया। उसके हमले से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी को सौंप दिया था। किसको, शकों को। लेकिन बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, पहली बात तो लड़की मतलब कि ध्रुव स्वामिनी के वेश में उनके यहाँ पहुँचता है और वहाँ पर उनको अंत करता है। बाद में रामगुप्त को भी मार देता है, मतलब इनको भी मार देता है। तो अंत में क्या होता है, ध्रुव स्वामिनी से खुद शादी कर लेता है। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें आप स्टोरी पढ़िएगा। इसे रामगुप्त को गुप्त वंश का कलंक कहा जाता है। तो क्वेश्चन 5 का जो है वो बी सही है, रामगुप्त सही है। बाकी आप लोग स्टोरी वगैरह पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। दूसरा है, धनुर्धर एवं गरुड़ समुद्रगुप्त द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं थी। बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, सही बात है। और धनुर्धर एवं गरुड़ समुद्रगुप्त द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं थी, ये भी है। समुद्रगुप्त ने कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसमें आप देखेंगे परस था, वीराशरण, व्याघ्रहंता, अश्वमेघ, धनुर्धर और गरुड़, जिसमें गरुड़ थी सबसे ज़्यादा फेमस है। व्याघ्रहंता में बाघ को मारते हुए दर्शाया गया है। बाकी सबसे जो ज़्यादा जो कहते हैं कि प्रसिद्ध थी वो गरुड़ थी। तो ये स्वर्ण मुद्राएं थी सभी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो आपको बताना है गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग उत्तर दीजिए। मैं दरअसल आपको बता दूं कि मैं आपका बहुत ज़्यादा समय वगैरह नहीं लूँगा, कम से कम टाइम में आपको उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप लोग भी, और मैं भी फटाफट पढ़ूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को अन्य नाम कौन थे? आपको बताना है कौन से अन्य नाम थे, बताइए आप लोग। तो अगर जो हम अन्य नामों की बात करेंगे तो अन्य नाम में देवगुप्त भी था, देवराज भी था, देवश्री भी था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। निम्न में से किस शासक के सोने के सिक्कों में सोने का प्रतिशत सबसे कम था? मान लीजिए 1 किलो का सोना बताया, सोने का सिक्का पता चला निकला उसमें 700 ग्राम 600 ग्राम ही सोना है। तो ऐसा कौन सा शासक था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग उत्तर दीजिए। मैं आपको मतलब भर का टाइम भी दे रहा हूँ, आप सोच भी सकते हैं। बाकी आपने गुप्त वंश पढ़ा तो होगा ही, क्योंकि मैंने आपसे कल बता ही दिया था गुप्त वंश पढ़िएगा। बाकी कल आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लीजिएगा, उससे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, तो इसमें जो स्कंदगुप्त है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने क्या किया कि उस टाइम ग्रेन में सिक्के आते थे। तो मान लीजिए जैसे कोई सिक्का 100 ग्रेन का है, तो उसमें पता चला कि आज के ज़माने में अगर जो हम ग्राम में सोचें तो कोई सिक्का मान लीजिए 1 किलो का है, तो उसमें पता चला अन्य शासकों ने उसमें 900 ग्राम जो था वो सोना था उसमें, बाकी 100 ग्राम अन्य धातुएं थे। लेकिन स्कंदगुप्त उससे आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला कि हम सोना निकालेंगे 2 किलो का, और जो उसमें से जो सोने का अंश होगा पता चला उसमें 600 ग्राम ही, बाकी सब और कुछ मिला हुआ, बोला गया सोने का सिक्का है। इस तरीके से मतलब मिलावटी सोना का खूब प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी सही है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद सही जो देखेंगे तो गुप्त वंश था वो लड़खड़ाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 10 निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है? हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन का ही है। तो आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग उत्तर दे दिया कीजिए, बाकी आप लोग लाइव चैट में हैं तो आप पहले उत्तर दे दिया कीजिए, मैं उत्तर दूंगा तब तो आप गलत है तो कोई बात नहीं है उसमें कि आपने गलत उत्तर दे दिया। और बहुत लोग तो कमेंट करते हैं गलत निकल गया तो डिलीट भी कर देते हैं। तो मैं सबको देखता हूँ कौन कौन डिलीट कर रहा है, सबको मैं देखता हूँ। तो आप लोग उससे कोई दिक्कत नहीं कि आप गलत है, तब भी कोई दिक्कत नहीं कि आप डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सही आपको अंत में पता चल जा रहा है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अगर जो हम देखेंगे तो हरिशेन चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था, गलत है। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर पहला गलत। दूसरा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिशेन का, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो भी सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से बहुत जानकारी आपको मिलेगी, मतलब कि आप समुद्रगुप्त से संबंधित जितनी जानकारियाँ हैं सब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से ही आपको सब मिल जाएगा। अभी इससे संबंधित और भी प्रश्न आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? आपको बताना है कांची का राजा कौन हुआ करता था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा जो आप देखेंगे तो विष्णु गोप हुआ करता था। आप जान रहे हैं कि दरअसल
समुद्रगुप्त ने क्या किया था, उत्तर भारत में आप देखेंगे तो करीब 9 राजाओं को पराजित कर दिया था। उसी तरीके से दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो 12 राजाओं को पराजित किया था। तमिल प्रदेश को छोड़ के, तमिल को नहीं पराजित कर पाया था। बाकी के आप देखेंगे तो पूरे क्षेत्रों में उसने अपना कब्जा कर लिया था, विश्व विजेता बनना था। उसी दौर में आप देखेंगे तो इसने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को, मतलब राजाओं को पराजित किया। उसमें आप देखेंगे तो कांची का जो राजा मतलब उसके समकालीन हुआ करता था वो था विष्णुगुप्त था। राजा महेंद्र कौशल के थे, हस्तिवर्मन वेगी के थे, राजा कुबेर देवराष्ट्र के थे। तो 12 हैं, लेकिन 12 तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी आप लोग पढ़िएगा, प्रयाग सब कुछ प्रयाग प्रशस्ति में ही आपको मिल जाएगा। खैर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पढ़ने में चले जाइएगा, गूगल सर्च के लीजिएगा, चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए आप लोग, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की। तो इसका उत्तर जो आप देखेंगे तो कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख की जो रचना थी वो किया था वत्स भट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है, वत्स भट्टी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सुमेलित है। तो आपको बताना है, 2 अभिलेख दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सुमेलित है। समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख, कुमार गुप्त का विलसड़ अभिलेख। बताइए कौन सुमेलित है, कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो देखेंगे तो इसमें समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख सुमेलित है, कुमारगुप्त का विलसड़ अभिलेख दोनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी बौद्ध की प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। आपको बताना है, 3 प्रतिमाएं दी गई, आपको बताना है बुद्ध काल से कौन संबंधित है। जिसमें दिया हुआ है सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। बताइए कौन सुमेलित, मतलब कौन कौन से सुमेलित है, मतलब कौन से बुद्ध के, मतलब बुद्ध की मूर्तियां गुप्त काल से संबंधित हैं। बताइए, उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने नीचे दिए गए हैं। सबको उत्तर देने का मौका मिलेगा। आप लोग जो जिसकी टाइपिंग भी नहीं सही है, जल्दी टाइप नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी आप लोग उत्तर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सी सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का, आप लोग उत्तर दीजिए। तो आप देखेंगे कि गुप्त काल में भू राजस्व की जो दर थी वो उपज का 6ठा भाग थी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, किस प्रकार की भूमि को अपराध कहा जाता था, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही है, बिना जोती गई जंगली भूमि को अपराध भूमि कहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो दिए गए हैं, जैसे आप लोग देखिए और उसके हिसाब से आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, तो अगर जो हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे तो उसमें प्रियदर्शिका दिया हुआ बाणभट्ट की, गलत है, ये हर्षवर्धन की है। तो बाकी के कुमार संभव, कालिदास, स्वप्नवास दत्ता, भास, रत्नावली, हर्षवर्धन, ये सभी सही है, लेकिन प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन की है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो प्रियदर्शिका है इसमें राजा उदयन और प्रियदर्शिका की कहानी बताई गई, संस्कृत में है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है।
तो इसमें देखेंगे तो 18 का ए सही है, जहांगीर का लेख मिलता है। तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, मेडुअल हिस्ट्री के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है और एशियंट हिस्ट्री के पर्पज़ से भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? स्थान दिए गए, मंदिर या स्तूप दिए गए, आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग उत्तर दीजिए। आइए इसका उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 का, उदयगिरी का शिव मंदिर जो दिया गया है गलत है, विष्णु मंदिर था। बाकी भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नालंदा बौद्ध विहार सभी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही है, उदयगिरी शिव मंदिर नहीं था, विष्णु मंदिर था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है? पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति गुप्त काल में सबसे बड़ा बंदरगाह था। दूसरा है ताम्रलिप्ति से दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार होता था। आपको बताना है कौन सम्मिलित है, मतलब कौन कौन से सही है बताइए, कोड के आधार पर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही है, ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में स्थित था। तो गुप्त काल में सबसे बड़ा बंदरगाह था, सही है। ताम्रलिप्ति से दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार होता था, ये भी सही है। इधर आप देखेंगे जावा, लंका, उधर चीन, हर जगह व्यापार हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो देखेंगे तो सी सही है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर हम उसके बाद में आएंगे 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, गुप्तकालीन नाटकों की विशेषताओं के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिया गया ये मुख्यतः प्रेम प्रधान तथा सुखांत होते थे। दूसरा है, नाटकों में उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र और स्त्रियां प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा सही है। आइए क्वेश्चन 21 का उत्तर दिया जाए, आप लोग उत्तर दीजिए, मैं उत्तर देता हूँ आपका। देखिए ये मुख्यतः प्रेम प्रधान तथा सुखांत होते थे, सही है। हैप्पी एंडिंग होती थी और अधिकतर जितने भी देखेंगे तो प्रेम प्रसंगों को अधिकतर में आप देखेंगे इस टाइम पे जितने भी आप रचनाएं आपको देखने को मिलेगा सब लगभग ऐसे ही हैं। स्वप्नवास दत्ता, बाकी जितने भी आप ले लीजिए सब लगभग वैसे, मालविका अग्निमित्रम ले लीजिए, सभी कालिदास की कोई भी उठा लीजिए लगभग वैसे ही हैं। तो और इनमें आप देखेंगे तो विशेषता गुप्तकाल के नाटकों की यही है कि उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते थे, निम्न सामाजिक स्तर के पात्र जो थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्त काल में बलि कौन सा कर था, आपको बताना है बलि कौन सा कर था। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हमें जान रहा हूँ समय थोड़ा सा आपका जा रहा होगा। तो आइए देखते हैं, जो बलि था वो धार्मिक कर हुआ करता था। कहते हैं कि गुप्त काल में जो बलि कर था वो उसको देने में सबसे ज़्यादा लोगों को कष्ट झेलना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही है, गुप्त धार्मिक कर हुआ करता था। बाकी आप लोग उत्तर वगैरह देते रहिए। कल किसी का कमेंट आया कि प्रश्नों की संख्या 30 कर दी जाए, किसी ने कहा 50 कर दिया। देखिए फ़िलहाल इस दौर में आप बता दूं कि सभी प्रश्न खुद बनाने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। सिर्फ प्रश्न बनाना ही नहीं है, उसके बाद में इसको एडिटिंग करना, उसके बाद में पहले सब लोग मिल करके प्रश्न बनाए, प्रश्न बनाने के बाद में मान लीजिए किसी ने बनाया, किसी के पास कोई काम आ गया, वो नहीं बना पाया तो किसी एक लोग को बनाना पड़ा।
फिर उस दौर में होता यही कि बाद में उसको टाइपिंग करना, टाइपिंग के बाद में फिर एडिटिंग करना, स्क्रीनशॉट लेकर कट करना, फिर इस वीडियो में लगाना, वीडियो शूट करना, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इसलिए मैं 25% ला रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि किसी दिन गैपिंग हो जा रही है। आप देख लीजिए, जब से मैंने शुरुआत किया है डेली 25 प्रश्न आ रहे हैं। बाकी बनाने की बात करें, इच्छा शक्ति की बात करें, तो बनाने को तो आप बैठ जाइए तो दिन भर बनाते रहिए तो हज़ारों प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि 25 प्रश्न है। इसमें आप देख लीजिए, पुराने वीडियो आप देखिए तो कितने लोगों ने देखा है, आप जा करके देख लीजिए। बाकी आप देख लीजिए टेस्ट सीरीज जो मैंने शुरू की है, इस टेस्ट सीरीज में इस दौर में आप देखेंगे तो मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं। किसी वीडियो में 800 हैं, किसी वीडियो में 900 हैं, किसी में 600 हैं, किसी में 700 लोग देखते हैं। किसी में जो 600 देख रहे हैं, किसी में 800 देख रहे हैं, जो बीच के 200 लोग हैं वो कौन लोग हैं? इसका मतलब ये है कि लोग एक जगह टिक करके वीडियो नहीं देख पाते हैं। कोई वीडियो देखते हैं जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज भी पसंद कर रहे हैं। अभी मैं कल की वीडियो डाला, उन्होंने देखा, परसों की वीडियो थी, किसी ने नहीं देखा। तो कहने का मतलब है कि आप भी उसी तरह, मैंने तो ये नहीं कहा कि परसों वाली वीडियो में नहीं डालूंगा, आज वाली आएगी। मैं तो टॉपिक वाइज डेली वीडियो डाल रहा हूँ। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी उसी लय के साथ में आप लोग वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे तभी आगे सीरीज कंटिन्यू हो पाएगी, वरना फिर इसको बंद करना पड़ेगा। आप लोग अपने धैर्य के साथ इसको जरूर देखिए। बाकी अभी फिलहाल 25 प्रश्न, जैसे होगा आगे बढ़ाया जाएगा प्रश्नों की संख्या में, लेकिन अभी फिलहाल बढ़ा पाना संभव नहीं। हाँ, 30 प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन बात है कि मैं एक ही प्रश्न में आप 3-3 प्रश्नों को निकाल सकते हैं। जो मैं आपसे पूछता हूँ, एक प्रश्न जैसे मैंने पूछा आपसे, कोई भी आप ले लीजिए, तो उसमें आप एक प्रश्न से कम 2 से 30 प्रश्न तो उसमें समाहित हैं। चाहे तो इनको टुकड़े में हम कर दें, एक प्रश्न को 3 तरीके से बना दें। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि बलि कौन सा कर था, धार्मिक कर था, तो पूछे दूसरा प्रश्न बना दें, निम्न में से कौन सा एक धार्मिक कर था। तो प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं, उनको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। गुप्त काल में उद्रंग कर कौन चुकाता था? तो उद्रंग जो था वो किसान चुकाते थे, किसानों के ऊपर लगने वाला कर था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो डी सही है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी? बताइए। प्रश्नों की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया, अच्छे अच्छे प्रश्नों को ही समाहित किया गया। मैं ये नहीं कि एक तरफ से जो भी एक तरफ से उठाया और सब उठा करके दे दिया। गुप्त काल में बनाने पाएंगे तो 500-1000 प्रश्न जितने बना लीजिए बन जाएंगे, लेकिन फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। प्रश्नों के कह सकते हैं कि एक लेवल को मेंटेन किया गया। जितनी भी टेस्ट सीरीज बनी सब पे एक लेवल मेंटेन है, लेवल को डाउन नहीं किया गया है। आप लोग उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। जैसे इसमें दिया अमरकोश, मेघदूतम या मेघदूत, मुद्रा राक्षस है, तो इसमें देखेंगे तो अमरकोश अमर सिंह की है, मेघदूत कालिदास के, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। तो तीनों जो है वो देखेंगे तो गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर हम 24 के बाद 25 की तरफ आएंगे, अंतिम प्रश्न है। आप लोग भी अंत में हमें जरूर बताइएगा कुल आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। शक एवं गुप्त संवत के मध्य 241 वर्ष का अंतर है। दूसरा है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। आप लोग उत्तर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे, देखेंगे शक एवं गुप्त संवत के मध्य 241 वर्ष का अंतर है। ये सही है, क्योंकि शक संवत को आप देखेंगे तो 78 ईस्वी है और गुप्त संवत 319 ईस्वी है। दोनों को आप 319 में से 78 घटा दीजिए, 241 ही आएगा। तो 241 वर्षों का अंतर है, सही बात है। और सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है, सही है। एरड़ अभिलेख की बात करूँ तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको खोजा था। इसमें बताया जाता है कि एक सेनापति गोपराज था, उसकी वाइफ ने क्या किया था, सती हो गई थी। तो इसमें वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है, पहला और दूसरा
दोनों सही है। आज का टेस्ट अब यहीं पर ख़त्म होता है, मिलेंगे कल नए टेस्ट में जो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया जाएगा, किसी तरीके से प्रश्नों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आप लोग पढ़िए, और 25 प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लेता, 20 से 30 मिनट के अंदर ही वीडियो बनाने की कोशिश की जाती। कोशिश किया था कि 25 मिनट के अंदर ही वीडियो बने, उससे ऊपर ना जाए, 1-2 मिनट का हेरफेर इधर हो सकता है। तो मिलेंगे कल के टेस्ट में। आप लोग अंत में हमें आप लोग जरूर बताइए कि आपके कुल कितने सही हुए। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपने अपने प्रश्नों के उत्तर वगैरह जो लोग नोट कर रहे हैं, जो टफ लग रहे हैं, उनको आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। आप लोग फेसबुक के पेज पे भी जा सकते हैं, facebook.com/न्यू उत्कर्ष पेज पे आप जाइए, वहाँ पर भी पेज को लाइक कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो गलत हो रहे हैं उनको नोट कीजिए, उनको सही करने की कोशिश कीजिए। ये समझ लीजिए कि जो ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अब तक आप देखेंगे, टोटल कलेक्शन कीजिए तो करीब 1000 प्रश्नों के ऊपर हमने आपको बता दिया होगा। 1000 के आसपास तो बन ही गए होंगे क्वेश्चन। तो आप लोग उसी तारतम्यता के साथ देखते रहिए, और ज़रूरी भी है 1000 प्रश्न आप बताइए कि आपके 1000 प्रश्न तैयार हो पाए कि नहीं तैयार हो पाए। आपका कौन सा टेस्ट छूट गया है। हमने शुरुआत में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शुरू किया, उसके बाद में 2-2 सब्जेक्ट को आपस में जोड़ के शुरू किया, फिर एक सब्जेक्ट को शुरू किया, फिर 2-2 सब्जेक्ट को शुरू किया। उसके बाद में मैंने 100 क्वेश्चन एक साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के डाले। तो उसके बाद में फिर क्या गया, टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू किया गया। करीब 4 से 5 टॉपिक वाइज टेस्ट इंडियन ज्योग्राफी के बनाए गए। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें आप देखेंगे तो एशियंट हिस्ट्री में दूसरा टेस्ट है, कल तीसरा टेस्ट आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब यही है कि कुल प्रश्नों की जो संख्या आप देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक टेस्ट को ले तो 25 प्रश्न कम लगते हैं, लेकिन जब आप इनको टोटल काउंट करेंगे अब तक के जो मैंने बनाया है, तो वो 1000 के ऊपर प्रश्न हो गए हैं। आप लोग जा करके उनको देखिए, 1000 प्रश्नों का संकलन कम नहीं होता है। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप है और फेसबुक है और टेलीग्राम है, आपके जितने भी मित्र व्यवहारी जो भी हैं, उनको इस वीडियो का लिंक आप लोग ज़रूर भेजिएगा, और काफ़ी उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक वगैरह पे जो भी पेज वगैरह हैं उन पे आप जा करके इस वीडियो के लिंक को भी आप भेज सकते हैं, जो जिसमें ग्रुप वगैरह जो इसमें अभी जुड़े हुए हों, जो भी है आपके पास, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।